पिछले एपिसोड में आपने देखा ज़ू किंग और कैप्टन दोनों स्कैवेंजर बेस कैंप की तरफ जा रहे थे। कैप्टन ने सिक्स्थ पीक के कोर शक्ति स्रोत का एक टुकड़ा काट लिया था और अब उस कृत्य के परिणामों से बचने के लिए ज़ू किंग के साथ भाग रहा था। ज़ू किंग अब 93 धर्म एपर्चर्स के साथ अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जलाने के बहुत करीब था। उसके पास अभी भी 2 विश बॉक्सेस थे जो जल्द ही खुलने वाले थे। ब्रूब्लूम की सोल अब भी ज़ू किंग के धर्म एपर्चर में कैद थी। अब आगे साउथ फीनिक्स के पूर्व में एंटलरविल में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल तेज रोशनी से चमका जैसे ज़ू किंग और कैप्टन प्रकट हुए। हमेशा की तरह ज़ू किंग ने खुद को छुपाया था, जैसा कि कैप्टन ने भी किया था, जो एक मध्यम आयु वर्ग के यंग मैन की तरह दिखता था। जैसे वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल से चला गया, उसके पैर कांपते लग रहे थे। ज़ू किंग हैरान था। कैप्टन, तुम क्यों कांप रहे हो? कांपना? मैं कभी नहीं। तुम भूत देख रहे हो। ज़ू किंग अपना गला साफ करते हुए कैप्टन ने अपनी जांघों पर थप्पड़ मारा। ज़ू किंग ने कुछ नहीं कहा। यह अनुमान लगाने के लिए ज्यादा कल्पना की जरूरत नहीं थी कि कैप्टन ने सेक्ट में कुछ बड़ा किया होगा, और यह वास्तव में बड़ा रहा होगा। नहीं तो कैप्टन, जो पागलपन भरी चीजें करने का आदी था, अभी भी कांप नहीं रहा होता। लेकिन चूंकि कैप्टन इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, ज़ू किंग पूछताछ करने वाला नहीं था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल छोड़ने के बाद उसने एंटलरविल के चारों ओर देखा, जो परिचित और अपरिचित दोनों लग रहा था। ये वही स्थान था जहां से वह गोल्डन वज्र वॉरियर सेक्ट को नष्ट करने के बाद गुजरा था। उन दिनों को याद करते हुए उसने शहर के माध्यम से रास्ते का नेतृत्व किया। हालांकि यह जगह 7 ब्लड आइज के स्वामित्व में थी, यह एक दूरस्थ स्थान था जो ऊबड़ खाबड़ इलाके से घिरा हुआ था। उसी के कारण ये जगह राजधानी शहर की तुलना में बहुत गंदी और अराजक थी। हर जगह घृणित चीजें देखी जा सकती थीं, और अधिकांश सड़क के कोनों पर दुबले पतले आंकड़े दुबके हुए थे, खाली निगाहों से आकाश की तरफ देख रहे थे। एक निरंतर दबाव सब कुछ पर भारी लग रहा था। जैसे वे चल रहे थे, किसी ने उनके लिए परेशानी पैदा नहीं की। हालांकि इस तरह के अमानवीय स्थान आमतौर पर हिंसक लोगों से भरे होते थे, वे लोग भी जीवित रहना चाहते थे और वे मूर्ख नहीं थे। इस तरह के लोग आमतौर पर सहज रूप से जानते थे कि वे किसे चुन सकते हैं और किसे भड़काने से बचना चाहिए। ज़ू किंग और कैप्टन बाद वाले थे। क्या तुम उत्सुक नहीं हो, ज़ू किंग? कैप्टन ने कहा जैसे वे शहर के मुख्य द्वार तक पहुंचे। एक सेब निकालते हुए उसने एक टुकड़ा काटा। वह अपने आसपास के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था, और इस बात में अधिक रुचि रखता था कि ज़ू किंग कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा था। मैं उत्सुक हूँ, ज़ू किंग ने कहा, उसकी तरफ वापस देखने की जहमत नहीं उठाई। एंटलरविल छोड़ने के बाद उसने उस शहर की दिशा में देखा जहां वह 6 साल से अधिक समय तक रहा था, जब तक कि ऊपर भगवान की आंखें नहीं खुल गईं और उस जगह को एक निश्चित क्षेत्र में बदल दिया। एंटलरविल उस छोटे शहर से बहुत दूर नहीं था। तुम बिल्कुल भी उत्सुक नहीं लगते। जो भी हो, यह विचार करते हुए कि तुम मेरे लिए काम करते थे और मुझे 50,000 स्पिरिट स्टोन्स भी देते हो, मैं मानता हूँ मैं तुम्हें रहस्य में शामिल कर सकता हूँ। चोरी छुपे बाएं और दाएं देखते हुए उसने अपनी आवाज धीमी की और जारी रखा। पेट्रियार्क एक बहुत ही जटिल गो के खेल में शामिल है। मैं इससे अधिक नहीं कह सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो पेट्रियार्क निश्चित रूप से मुझे जिंदा खाल उतार देगा। ओह, ज़ू किंग ने कहा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने बर्बाद शहर में जाने की योजना नहीं बनाई। उसके लिए वहां कुछ भी नहीं था, और इसके अलावा पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर घटना के दौरान उसने वहां ग्रूस के साथ मामले सुलझा लिए थे। वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। इसके बजाय वह स्कैवेंजर बेस कैंप की तरफ चल दिया। कैप्टन ने गति बनाए रखी। जंगल में अभी अभी वसंत आया था, लेकिन जमीन पर अभी भी थोड़ी बर्फ थी, और हवा में वसंत की कोई सुखदता नहीं थी। ये ठंड नहीं थी, लेकिन ठंडी थी। ये देखकर कि ज़ू किंग कोई सवाल नहीं पूछेगा, कैप्टन खुद को रोक नहीं सका और बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ ज़ू किंग, मास्टर सिक्स्थ काफी चालाक बुरा है। सीस्टासी आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में एक नाटक था। कैप्टन वास्तव में ये समझाना चाहता था कि उसने क्या देखा था, लेकिन स्पष्ट रूप से सब कुछ प्रकट करने की हिम्मत नहीं करता था।
जू किंग ने सिर हिलाया। अय्या, जू किंग, मुझे तुम्हें कुछ रचनात्मक आलोचना देनी है। तुम्हारा ये रवैया बस नहीं चलेगा। थोड़ा चिड़चिड़ा दिखते हुए उसने अपने सेब का एक टुकड़ा काटा। तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है। मैंने सिक्स्थ पीक में जो देखा वह बिल्कुल आश्चर्यजनक था, पूरी तरह से अप्रत्याशित। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गो का ये खेल एक ऐसे बोर्ड पर खेला जा रहा है जो हेवन एंड अर्थ जितना बड़ा है। मुझे लगता है ये समझ में आता है, कोई जितना बड़ा होता है उतना ही चालाक होता है। सेवन ब्लड आइज में बूढ़े लोग सब एक जैसे हैं। वे अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। कैप्टन ने भावुक होकर सांस ली। जू किंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कैप्टन क्या कह रहा था, लेकिन बता सकता था कि इसका उसके नवीनतम कारनामे से कुछ लेना देना था। जो भी था, माना जाता था कि यह सिक्स्थ पीक से संबंधित था। फिर उसने सोचा कि कैप्टन की आंखें कैसे चमकी थीं जब उसने सिक्स्थ पीक को देखा था, और उसका दिल तेज धड़कने लगा। कैप्टन, क्या तुमने सिक्स्थ पीक पर किसी चीज का एक टुकड़ा काटा? कैप्टन की आंखें नाराजगी से ऊपर उठ गईं। एक टुकड़ा काटा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये तुम्हारे वरिष्ठों से बात करने का तरीका है, डेप्यूटी कैप्टन? मैं सेवेंथ पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर हूँ, जू किंग ने कहा। इसके अलावा मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ। कैप्टन ने अपना सेब समाप्त किया और एक नाशपाती निकाली। सब समय जू किंग को जानकारी से देख रहा था। मुझे औपचारिक रूप से एक अप्रेंटिस के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जू किंग ने जवाब दिया। टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कैप्टन ने अपनी नाक नीचे देखी और कहा, उस सब से परे तुमने अभी भी ग्रैंड हाइनेस को सम्मान नहीं दिया है। जू किंग ने कुछ नहीं कहा। जैसा कि यह पता चला, वह इस बार कैप्टन को बातों में हराने में परेशानी उठा रहा था, इसलिए उसने सुनने का नाटक नहीं किया। तेजी से चलते हुए वह एंट लेवल से स्कैवेंजर बेस कैंप तक लगभग 1 घंटे में पहुंचने में सक्षम था। असल में जैसे वे अपनी बातचीत में इस बिंदु पर पहुंचे, वे एक पहाड़ की चोटी के ऊपर से गुजरे और खुद को बेस कैंप के ऊपर देख रहे थे, और उससे परे काला जंगल। इस सुविधाजनक बिंदु से निश्चित क्षेत्र काले बादलों से ढका हुआ लग रहा था, जिसके भीतर बिजली नाच रही थी, कभी कभी नीचे जंगल में गिर रही थी। कैप्टन ने निश्चित क्षेत्र पर एक नजर डाली और वह हैरान लग रहा था। कितना बड़ा निश्चित क्षेत्र है, और इसमें गॉडलीनेस के उतार चढ़ाव हैं। जू किंग ने सिर हिलाया। पहले उसकी कल्टिवेशन बेस उसके लिए गॉडलीनेस को समझने के लिए बहुत कम थी, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से जंगल में ऐसे उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। कुछ समय बाद जू किंग ने दूर देखा और बेस कैंप पर ध्यान केंद्रित किया। यह उतना ही अराजक लग रहा था जितना पहले था, और वह इस दूरी से भी हल्की बेशर्म हंसी सुन सकता था। जैसे वह पहाड़ से नीचे चलना शुरू कर रहा था, कैप्टन ने अपना गला साफ किया और पीछे हो लिया। मैं पहले केवल इतना ही कह सकता था, छोटे किंग। निराश मत हो, यह मामला मेरे लिए तुम्हें कोई वास्तविक विवरण प्रकट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखो, ये युद्ध से संबंधित है। गंभीरता से तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं कितना हैरान था ये देखकर कि सिक्स्थ पीक में क्या है। मैं बस इतना कहूंगा, चालाक बूढ़े लोगों के इस समूह के नेतृत्व में सेवन ब्लड आइज का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तुम सच में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हो? ये कैसा रहेगा? तुम कुछ अच्छी बातें कहो और मैं जिंदा खाल उतारे जाने का जोखिम उठाऊंगा तुम्हें और विवरण बताने के लिए। स्पष्ट रूप से कैप्टन के पास एक रहस्य था जिसे वह साझा करना चाहता था, लेकिन यह विचार करते हुए कि जू किंग विवरण सुनने में रुचि नहीं रखता था, वह थोड़ा घबराने लगा था। जू किंग इस बीच एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे वह पहाड़ से नीचे चला और बेस कैंप में प्रवेश कर गया। चीजें मूल रूप से वैसी ही थीं जैसी उसे याद थी। हर कोने में कचरा था, सब कुछ जीर्ण शीर्ण था। स्कैवेंजर्स जानवरों की खाल के जर्किन्स में हर जगह थे, कुछ मैले कुचले और गंदे थे, कुछ स्कार्स से ढके हुए थे। जब जू किंग और कैप्टन ने प्रवेश किया, शोरगुल वाला कैंप धीरे धीरे शांत हो गया। उसी समय स्कैवेंजर्स चापलूसी भरे चेहरों के साथ उनसे दूर हट गए। बेशक जू किंग जानता था कि वे चापलूसी भरे चेहरे नकली थे। स्कैवेंजर्स वास्तव में उनका अध्ययन कर रहे थे, उन्हें लूटने की उम्मीद में।
जू किंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने यहाँ कोई परिचित व्यक्ति नहीं देखा। 2 साल बीत चुके थे और अधिकांश स्कैवेंजर्स के लिए यह एक जीवन काल जैसा था। जू किंग अपने पुराने घर के सामने रुक गया। किसी ने इसे ले लिया था। सांस लेते हुए वो मुड़ा और चला गया। जहां तक कैप्टन की बात थी, उसने घर को देखा और अनुमान लगाया कि यह वह जगह रही होगी जहां जू किंग अतीत में रहता था। वह जू किंग का कैंप के माध्यम से पीछा करता रहा और वे बस इसे छोड़ने वाले थे जब कैप्टन ने एक विशेष तंबू देखा जो अलग दिखता था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पंख लटका हुआ था। कैप्टन जू किंग की तरह बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि झुग्गियों और बेस कैंप्स में चीजें कैसे काम करती थी। इसने उसे पंख वाले तंबू के बारे में उत्सुक बना दिया। हालांकि उसने जल्द ही किसी को तंबू से बाहर कदम रखते देखा और अपनी पैंट पर बेल्ट बांधते देखा और सब कुछ क्लिक हो गया। तो ऐसा है, यह एक वेश्यालय की तरह है, लेकिन स्कैवेंजर बेस कैंप्स में वे आधिकारिक संकेतों के बजाय पंखों का उपयोग करते हैं। वह दूर देखने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए एक पंख पर लग गईं, इससे पहले कि वह जू किंग की तरफ देखता। सुनो जू किंग, मफोक आइल्स में वापस याद है जब मैंने अपना निचला आधा भाग खो दिया था और तुमने मुझे एक पंख देने की पेशकश की थी। कैप्टन की आंखें चौड़ी हो गईं। जू किंग ने उसकी तरफ देखा, एक सेब निकाला, एक टुकड़ा काटा, फिर चला गया। कैप्टन ने ठंडी सांस ली, पंख पर फिर से एक नजर डाली, फिर तंबू के पास जल्दी से गया। ये कहना मुश्किल था कि उसने क्या कहा, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने हाथ में 7 या 8 पंख लेकर जू किंग के पीछे दौड़ा। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। मैं वापस जाने पर शैंग सन को एक देने जा रहा हूँ। जू किंग स्कैवेंजर बेस कैंप छोड़कर चला गया और निषिद्ध क्षेत्र की दिशा में चल दिया। उसने कैप्टन के हाथ में पंखों के लिए केवल एक नजर दी। जब वे निषिद्ध क्षेत्र के करीब पहुंच रहे थे, उसने अचानक कहा, तुमने 6th पीक में क्या देखा कैप्टन? कैप्टन के चेहरे पर एक मुस्कान फूट पड़ी। ये बिल्कुल वही था जिसे सुनने के लिए वह इंतजार कर रहा था। वह पूरी यात्रा में अपनी जीभ काट रहा था और उस बिंदु तक पहुंच रहा था जहां वह इसे और अधिक नहीं ले सकता था। पंखों को दूर रखते हुए उसने चोरी छुपे चारों ओर देखा, फिर अपनी आवाज धीमी की और कहा, इससे पहले कि मैं समझाऊं, मैं चाहता हूं तुम सोचो, ये युद्ध वास्तव में कैसे खेला गया। यह मफोक आइल्स पर 7th पीक की ग्रैंड कॉम्पिटिशन के साथ शुरू हुआ। इसने सी ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाला और फिर पेट्रियार्क ने अचानक अपनी सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद मफोक आइल्स हमारा अग्रेषित अड्डा बन गया। सी ज़ॉम्बीज़ पर युद्ध की घोषणा करने के बाद हम कदम दर कदम आगे बढ़े, उनके फोर्टिफाइड सी आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और अंततः उनकी पैतृक भूमि पर हमला करने के बिंदु तक पहुंच गए। अब अपने दिमाग में फॉरबिडन सी पर एक रेखा खींचो। मूल रूप से 7 ब्लड आइज रिवियर्ड एंशिएंट से बहुत दूर था, लेकिन अगर हम सी ज़ॉम्बीज़ की पैतृक भूमि पर कब्जा कर लेते हैं तो हम मुख्य भूमि के बहुत बहुत करीब होंगे। जू किंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, तो कैप्टन ने चुपचाप जारी रखा, सेक्ट वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ सी ज़ॉम्बीज़ को हराने के बारे में है? कोई रास्ता नहीं। सी ज़ॉम्बीज़ को हराना एक बहुत बड़ी योजना का सिर्फ एक हिस्सा है। जब मैं 6th पीक में था, मैंने देखा एक ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचू जो सी ज़ॉम्बी पैतृक भूमि के 9 में से एक नहीं है। वह चीज 6th पीक किले की असली शक्ति स्रोत है। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं जैसे वह मुड़ा और कैप्टन की तरफ देखा। कैप्टन ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। इस निषिद्ध क्षेत्र में ग्रूज हैं, जू किंग ने कहा, लेकिन वे उतने बुरे नहीं हैं। सही है, अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं गया हूँ। मैं समुद्र में अधिक समय बिताता हूँ। मुझे लगता है यह मेरे लिए 1 या 2 चीजें सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। जैसे उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, उन दोनों ने पिछली बातचीत का विषय छोड़ दिया, इसे पीछे छोड़ दिया जैसे वे इसे भूल गए थे। वे दोनों जानते थे कि यह उनके लिए खुले तौर पर बात करने के लिए बहुत भारी विषय था। ये समग्र रूप से 7 ब्लड आइज से संबंधित था, लेकिन इसके बारे में सोचना भी ये स्पष्ट था कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। आखिर सी ज़ॉम्बीज़ के पास वर्तमान में 9 एंसेस्टर स्टैचूज थे।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास हमेशा 9 थे। प्राचीन अतीत में उन दिव्य समानताओं में से अधिक थे। हालांकि कुछ घटनाओं के सामने आने के बाद उन स्टैचूज में से कुछ को अन्य प्रजातियों द्वारा शोध करने के लिए ले जाया गया और कुछ कारणों से उन्हें कभी वापस नहीं किया गया। अंत में ज़ॉम्बीज के पास केवल 9 स्टैचूज बची थीं। ये ध्यान देने योग्य था कि 7 ब्लड आइज ने युद्ध में 6 पीक किले का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा जब मास्टर 6 ने अपना बदला लिया, उसने केवल साधारण रणनीति का सहारा लिया। उस सब से गहरा अर्थ निकाला जाना था। अब ज़ू किंग समझ गया था कि कैप्टन इतना चिड़चिड़ा क्यों था और यह भी कि उसने बेशर्मी से इस यात्रा पर खुद को आमंत्रित क्यों किया था। एक बात के लिए कैप्टन उस प्रकार का व्यक्ति था जो हमेशा बात करने का आग्रह महसूस करता था। उसके लिए इस तरह का रहस्य जानना, लेकिन इसके बारे में डींग मारने में असमर्थ होना उसके लिए बहुत अधिक होता। इसके अलावा अगर वह 7 ब्लड आइज में रहता तो सेक्ट शायद उसे एकांत कारावास में बंद कर देता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रहस्य बाहर न जाए। ज़ू किंग ने सिर हिलाया और इस मामले के बारे में अब और नहीं सोचना चुना। ये बहुत स्मारकीय स्थिति थी। इसके अलावा इसका उससे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा लेना देना नहीं था। युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और फिर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना दिमाग साफ किया और जंगल में चल दिया। ये कहना मुश्किल था कि वह इस जगह में कितनी बार आया था। वह इससे बहुत परिचित था। शायद वह अपनी आंखें बंद करके नहीं घूम सकता था, लेकिन लगभग। उसने विभिन्न प्रकार के पौधों और वनस्पति को पहचान लिया जो उसने पहले सभी देखे थे। उसने गति पकड़ी जैसे वह एक प्रेत की तरह जंगल के माध्यम से फिसल रहा था। कैप्टन ने उसका पीछा किया, उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। वह वास्तव में बहुत सारे निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं गया था। एकमात्र स्थान जहां वह गया था वह सेक्ट के बगल में फॉरबिडन बाय द फीनिक्स था। वह वहां एक दिव्य क्षमता का ज्ञान प्राप्त करने गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। ये देखकर कि ज़ू किंग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसने गति बढ़ाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उन्हीं स्थानों पर कदम रखे। बारीकी से देखकर उसने ये समझना शुरू कर दिया कि ठीक से कैसे घूमना है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था, वह इतनी सारी चीजें जानता था। कैप्टन ने अपनी आंखें ज़ू किंग पर रखी और मुटेजन के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। समुद्र में मुटेजन अधिक मजबूत था और 7 ब्लड आइज की मुटेजन को बाहर निकालने की तकनीकें बहुत प्रभावी थीं। जब तक कोई डिसाइपल खतरनाक स्थान में फंसा नहीं था और अपने मुटेजन स्तरों को सीमा तक धकेलने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, वे आमतौर पर इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। ज़ू किंग कैप्टन पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह अपनी यादों में खो गया था। पिछले समय की छवियां उसके दिमाग में चल रही थी, जैसे वह अपने गंतव्य के करीब और करीब आ रहा था। कुछ ही समय बाद उसने धीमा किया और एक बड़े पेड़ के बगल में एक एकांत दफन टीले के पास पहुंच गया। क्षेत्र में बहुत सारे खरपतवार उग रहे थे, लेकिन कब्र का पत्थर अभी भी वहां था, पहले की तरह सीधा खड़ा था। 2 साल बीत चुके थे, लगभग 3, लेकिन ऐसा लग रहा था लोग अभी भी उन चीजों को याद करते थे जो ज़ू किंग ने यहाँ पूरी की थी और परिणामस्वरूप इस कब्र के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था। शायद उन्होंने खरपतवार नहीं हटाए थे, लेकिन कम से कम उन्होंने इसे परेशान नहीं किया था। सभी स्कैवेंजर्स जानते थे कि मृत्यु के बाद उचित दफन होना एक आशीर्वाद माना जाता था। कोई भी एक स्कैवेंजर कब्र का अपमान करने का जोखिम नहीं उठाएगा, खासकर अगर इससे कोई लाभ नहीं होता था। ज़ू किंग ने कब्र के पत्थर को देखा, फिर उसके सामने बैठ गया, पेड़ के ठीक बगल में। हाथ की लहर के साथ उसने खरपतवार साफ कर दिए। फिर उसने कुछ शराब निकाली, एक घूंट पिया और कुछ कब्र पर डाल दिया। सार्जेंट थंडर, ग्रैंड मास्टर बाय भी चला गया, उसने धीरे से कहा। पेड़ के खिलाफ झुकते हुए उसने ऊपर काले बादलों की तरफ देखा। कैप्टन ने कुछ नहीं कहा। उसने कब्र के पत्थर को देखा और ज़ू किंग को देखा और उसने अपनी दूरी बनाए रखी। वह बता सकता था कि ज़ू किंग को अकेले रहने की जरूरत थी। पेड़ के खिलाफ झुकते हुए ज़ू किंग ने तब तक शराब पी जब तक आकाश अंधेरा नहीं हो गया। फिर उसने जंगल में बाहर देखा और देखा बिल्कुल कुछ नहीं। सार्जेंट थंडर, उसने धीरे से कहा,
तुमने एक बार कहा था, अगर कोई सिंगिंग सुनता है और जीवित रहता है, फिर उसे दूसरी बार सुनता है, तो वे उस व्यक्ति को देखेंगे जिसे वे सबसे अधिक देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं कभी फिर से सिंगिंग सुनूं, मुझे आश्चर्य है, क्या मैं उन सबको देखूंगा? उसने एक और घूंट पिया। उसके चारों ओर सब कुछ शांत था, और जैसे आकाश अंधेरा हो गया, जंगल भी पूरी तरह से काला हो गया। ज़ू किंग वहां चुपचाप बैठा रहा। एक और घंटे बीतने के बाद उसने सांस ली। साष्टांग प्रणाम करने के बाद वह खड़ा हुआ और शराब की बोतल को कब्र पर खाली कर दिया। मैंने अभी भी वह लाइफ स्पैन फ्लावर नहीं ढूंढा है। कब्र पर एक आखिरी नजर डालते हुए वह मुड़ा और चला गया। कदम दर कदम वह अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। ये कैप्टन था। अगर हमें कभी एक दे मौका मिला, ज़ू किंग, उसने कहा, उसकी आवाज नर्म और कर्कश थी, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहूंगा। काफी समय हो गया है जब से मैंने सम्मान दिया है। ज़ू किंग ने सिर हिलाया। जैसे वे अंधेरे जंगल के माध्यम से चले, कोई उत्परिवर्ती जानवर दिखाई नहीं दिया। जानवर सहज रूप से बता सकते थे कि इस नाइट जंगल में दिखाई देने वाले दो लोग स्कैवेंजर्स से अलग थे। नाइट के अंत में ज़ू किंग एक कंठ में चला गया। सालों पहले यहाँ जो खून बहाया गया था, वह बहुत पहले अतिवृद्धि में गायब हो चुका था। वहाँ बहुत सारे 7 लीफ क्लोवर्स थे। स्पष्ट रूप से किसी अन्य स्कैवेंजर ने इस स्थान को नहीं पाया था और इसे काटा नहीं था। उसने अपनी प्रयोगशाला के टूटे हुए अवशेषों की तरफ देखा और उन सभी समयों के बारे में सोचा जब उसने यहाँ जहर बनाया था। उसकी ब्लैक शैडो भावना से कांप रही लग रही थी, और पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने पूरी यात्रा के दौरान ज्यादा नहीं कहा था। आखिर निषिद्ध क्षेत्र कभी ब्लैक शैडो का घर था, और इसके आसपास का बड़ा क्षेत्र कभी पेट्रियार्क के नियंत्रण में था। ज़ू किंग घाटी से गुजरा और अंततः दूर में मंदिर परिसर को देखा। नाइट का अंत था, लेकिन बिजली के कभी कभार गिरने से कुछ रोशनी मिलती थी। ज़ू किंग जो देख सकता था, उससे मंदिर परिसर बिल्कुल भी नहीं बदला लग रहा था। सबसे अधिक संभावना है, भले ही बहुत अधिक समय बीत जाए और स्कैवेंजर्स की पीढ़ियां पास के बेस कैंप में आती और जाती रहे, यह मंदिर परिसर अभी भी यहाँ होगा, अपरिवर्तित। अचानक कैप्टन ने हैरानी की चीख निकाली। क्या यहाँ वास्तव में एक सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर है? सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर? ज़ू किंग ने अपने कंधे के ऊपर कैप्टन की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे अब याद है, कुछ समय पहले मैंने तुम्हें एक दिव्य क्षमता का उपयोग करते देखा था, जो एक स्वर्गीय तलवार जैसी थी। मुझे याद है, ये परिचित लग रहा था। खैर, अब ये समझ में आता है। तुम छोटे बदमाश, तुमने वास्तव में सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, है न? कैप्टन की आंखें, जैसे वह बात कर रहा था, चौड़ी होती गई जब तक वह स्तब्ध नहीं लग रहा था। कोई रास्ता नहीं, लेकिन जितना अधिक मैं तुम्हारे उस तलवार चाल के बारे में सोचता हूँ, यह उतना ही अधिक समझ में आता है। क्या मैं सही हूँ? मेरे भगवान, वह सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर था। क्या तुम जानते हो सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर क्या है? यह अविश्वसनीय है। ज़ू किंग ने कैप्टन की तरफ गहराई से देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि कैप्टन को जानबूझकर रहस्यमय बनना पसंद था, और वह ये भी जानता था कि अगर उसने कोई सवाल पूछा तो ये पूरी तरह से संभव था कि वह किसी तरह कैप्टन को स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए समाप्त हो जाए। इस तरह के लोगों पर उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति थी बिल्कुल भी कोई सवाल न करना। अगर आप उन्हें पर्याप्त समय तक उबलने देते हैं, तो एक बार जब आप विवरण मांगते हैं तो वे कुछ भी वापस नहीं रखेंगे। इसलिए उसने मंदिर परिसर की तरफ वापस देखा और चलना शुरू कर दिया। कैप्टन ने कुछ बार पलकें झपकाई, फिर पीछे हो लिया। सांस लेते हुए उसने कभी कभी बुदबुदाना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय, वाओ, बिल्कुल जबरदस्त। उसने इस तरह से जारी रखा जब तक ज़ू किंग मंदिर परिसर तक नहीं पहुंच गया और अंततः उसी मंदिर को पाया जहां उसने तलवार चाल का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रवेश करते हुए उसने थोड़ी देर के लिए स्टैचू को देखा, फिर उसके सामने क्रॉस लेग बैठ गया। सार्जेंट थंडर को सम्मान देने के अलावा उसके वापस आने का दूसरा कारण स्वर्गीय तलवार चाल का और ज्ञान प्राप्त करना था। तो ये वास्तव में एक सुप्रीम वास्टनेस डाउस्ट स्टैचू है,
कैप्टन ने कहा। वह स्टैचू के चारों ओर टहला, उसे करीब से देखा, फिर उसके सामने बैठे जू किंग को देखा। रहस्यमय मुस्कान के साथ वह एक तरफ चला गया और इस तरह समय बीतता गया। जल्द ही यह अगला डे था। जू किंग थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। शायद तलवार चाल का अधिक ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगने वाला था, शायद महीनों या दशकों भी। जैसे सुबह का सन उज्जवल होता गया, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस बीच कैप्टन बड़े पैमाने पर मुस्कुरा रहा था। काम नहीं किया, है न? खैर, यही उम्मीद थी। अगर इसने काम किया होता तो अजीब होता। जू किंग हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? इसे और अधिक नहीं ले सकते? बस पूछना था। इसे और अधिक नहीं पकड़ सकते? कैप्टन खुद पर बहुत प्रसन्न लग रहा था। जू किंग ने बस उसकी तरफ देखा, आगे कुछ नहीं कहा। कैप्टन ने कुछ बार पलकें झपकाईं और अपनी जीभ रोक ली। कुछ समय बाद जू किंग ने सांस ली। क्यों एल्डर ब्रदर, क्या तुम समझा सकते हो? कैप्टन ने जोर से हंसा, फिर अपना गला साफ किया। ठीक है, मैं समझाता हूँ। हालांकि यह मत भूलना कि तुम मुझे 50,000 स्पिरिट स्टोन्स देते हो। सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर की उत्पत्ति सुप्रीम वास्टनेस युग में सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट एम्पायर में हुई है। उस डाओस्ट साम्राज्य से ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस विभिन्न निषिद्ध क्षेत्रों में कुछ यादृच्छिक मंदिर। उन मंदिरों में दिव्य समानताएं सभी एक जैसी दिखती हैं, और कुछ साल पहले लोगों ने महसूस किया कि उनमें एक बहुत ही चौंकाने वाली लेगेसी है। यह एक शाही वर्ग की तकनीक है जिसे किसी भी प्रजाति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये भाग्य पर निर्भर करता है। प्रत्येक मंदिर में तलवार तकनीकें अलग अलग होती हैं, और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि कोई व्यक्ति उन तकनीकों में से कितनी में महारत हासिल कर सकता है। जैसा कि तुमने साबित किया है, एक का ज्ञान प्राप्त करना संभव है। मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना है जिन्हें 2 या 3 मिले, और माना जाता है कि 6 या 7 मिलना संभव है। भले ही कोई सवाल नहीं है, यह एक शक्तिशाली तकनीक है। अगर तुम 3 तलवार चालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो वह अर्धशाही वर्ग माना जाता है। अगर तुम 6 या 7 प्राप्त करते हो तो वह सच्चा शाही वर्ग है। ये निश्चित रूप से एकमात्र सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर नहीं है, अन्य भी हैं। उनमें से एक 7 ब्लड आइज के बगल में फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में है। वहाँ कुछ खंडहर हैं जिसके बीच में एक मंदिर है। मैं भी एक बार वहाँ गया था ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद में, लेकिन ये काम नहीं किया। एक बार जब हम सेक्ट में वापस आ जाएं, तुम्हें इसे जांचना चाहिए। इस बिंदु पर कैप्टन के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने जारी रखा। एक और बात, एक बार जब कोई सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो स्टैचू में डाओ अनुनाद गायब हो जाता है और आधे 60 वर्ष के चक्र के लिए वापस नहीं आता है। तभी कोई फिर से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई रास्ता नहीं था कि तुम कल नाइट कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुमने नहीं पूछा। असल में मैं उत्सुक था कल नाइट क्या हो रहा था। जू किंग के माथे पर एक नस अचानक धड़कने लगी। कैप्टन ने अपना गला साफ किया। खैर, ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से असंभव है। अगर तुम स्टैचू की उपस्थिति में हो और उस व्यक्ति को मार डालो जिसने इससे ज्ञान प्राप्त किया है, तो डाओ अनुनाद फिर से प्रकट होगा और तुम तुरंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जैसे कैप्टन इन चीजों को समझा रहा था, जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। इतने समय के बाद उसे अंततः मंदिर परिसर और स्टैचू के बारे में थोड़ी व्याख्या मिली। जब उसने मूल रूप से तलवार चाल को देखा था, उस समय के बारे में सोचते हुए उसे लगा जैसे वह इसे अब और भी बेहतर समझ गया था। इस बीच कैप्टन अपने दिल में सांस ले रहा था। वह जानता था कि इस तरह के अच्छे भाग्य का मामला केवल स्टैचू का एक टुकड़ा काटने पर निर्भर नहीं करता था। इसके लिए धारणा और भाग्य की आवश्यकता थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्टैचू में कोई डाओ अनुनाद नहीं था, साथ ही कोई रास्ता नहीं था कि वह ज्ञान प्राप्त करने का मौका पाने के लिए जू किंग को मारने पर भी विचार करेगा। और भले ही वह ऐसा कुछ करने पर विचार करता, ये देखते हुए कि जू किंग कितना गहरा छलावा था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कैप्टन उसे युद्ध में हरा सकता था।
अंत में कैप्टन अभी भी सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर में रुचि रखता था, लेकिन उसके पास इसे आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे भोर की रोशनी उज्जवल होती गई, ज़ू किंग ने निषिद्ध क्षेत्र में गहराई तक जाने का विकल्प नहीं चुना। अपनी वर्तमान कल्टिवेशन बेस के स्तर के आधार पर वह यह महसूस करने में सक्षम था कि आगे दुर्भावनापूर्ण दिव्य इच्छा की एक सांद्रता थी। उस दिशा में थोड़ी देर देखने के बाद उसने फैसला किया कि सबसे अच्छी बात सिर्फ जाना था। कैप्टन भी उस दिव्य इच्छा को महसूस कर सकता था और उस दिशा में थोड़ी देर देखने के बाद उसने एक ठंडी ऑरा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। जैसे उसने कहा, आमतौर पर जहां भी तुम्हें एक सुप्रीम वास्टनेस डाउस्ट मंदिर मिलता है, वहां पास में कुछ दुष्ट ग्रूज भी सील होते हैं। ज़ू किंग, तुम्हारा घर एक बहुत ही जटिल निषिद्ध क्षेत्र के बगल में है। बिना एक शब्द कहे ज़ू किंग हवा में कदम बढ़ाकर ऊपर चला गया। उसने चलकर जाने की योजना नहीं बनाई और इसके बजाय शीर्ष गति से उड़ गया। कैप्टन ने जोर से हंसा और उसका पीछा करने के लिए ऊपर उड़ गया। जब वह कुछ दूर था, उसने अपने कंधे के ऊपर मंदिर परिसर और निषिद्ध क्षेत्र के गहरे हिस्सों को देखा। वहां आकाश में घूम रहे बादल लगभग एक महिला के लंबे काले बालों से मिलते जुलते थे। निषिद्ध क्षेत्र के उस हिस्से में एक मजबूत द्वेषपूर्ण औरा थी, ऊपर उठ रही थी और उस लंबे बाल को और भी मोटा बना रही थी। दूर से पूरा निषिद्ध क्षेत्र वास्तव में एक महिला की खोपड़ी जैसा दिखता था। मुझे आश्चर्य है, यहाँ कौन सा ग्रू सील है? मुझे सच में जाकर देखने का मन करता है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वह ज़ू किंग के पीछे उड़ गया। पकड़ने के बाद उसने आलस्य से खिंचाव किया, फिर एक सेब निकाला और एक टुकड़ा काटा। सुनो ज़ू किंग, तुम कहाँ जा रहे हो? सेक्ट वापस। मैं एक ब्लैक मार्केट में कुछ चीजें बेचने जा रहा हूँ। कैप्टन की आंखें चमक उठी। एक ब्लैक मार्केट, कुछ चीजें बेचने? कैसी चीजें? चोरी का माल। ज़ू किंग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। ओह, मुझे देखने दो। शायद तुम उन्हें सिर्फ मुझे बेच सकते हो। मुझे चोरी का माल बहुत पसंद है। ज़ू किंग हिचकिचाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि दोषपूर्ण मैजिकल ट्रेजर को किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना एक अच्छा विचार था जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता था। अगर उन्होंने ऐसी वस्तु का उपयोग किया केवल उसे एक खतरनाक स्थिति में टूटने के लिए, वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जवाब और हिसाब के लिए उसके पास आएगा। मैं उन्हें ब्लैक मार्केट के माध्यम से निपटाना पसंद करूंगा, उसने चतुराई से कहा। घूरते हुए कैप्टन ने कहा, छोटे किंग, मुझे तुम्हें कुछ रचनात्मक आलोचना देनी है। कंजूस होना कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए अच्छी चीजें हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उन्हें खरीदता है। तुम्हें लगता है मैं योग्य नहीं हूं या कुछ? मेरे पास पैसा है। ज़ू किंग के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह वास्तव में कैप्टन को ठगना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बस अपना गला साफ किया, सलाह को नजरअंदाज किया और एंटलविल की दिशा में चल दिया। उसका अंतिम गंतव्य एक ब्लैक मार्केट था जिसके बारे में पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने उसे पहले बताया था। ये चर्च ऑफ डिपार्चर क्षेत्र के पास रमेशेड नामक एक शहर में था। यह एक जंगल से घिरा हुआ था जो क्रिम्सन वाइल्ड से भी बदतर था और इस प्रकार साउथ फीनिक्स के शक्तिशाली समूहों में से किसी ने भी इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। बदले में इसका मतलब था कि बहुत सारे निर्दयी चरित्र वहां समाप्त हो गए और इस प्रकार एक ब्लैक मार्केट अस्तित्व में आया। वह जो चीजें बेचना चाहता था वे मैजिकल ट्रेजर थे जिन्हें पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने 70 से 80% अवशोषित कर लिया था, फिर उन्हें चिकना कर दिया था ताकि वे सामान्य दिखें। मूल रूप से ज़ू किंग ने उन्हें बिल्कुल भी बेचने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ये देखते हुए कि ब्लैक बीटल्स पर काम करते समय वह कितने संसाधनों से गुजरा था, उसके पास स्पिरिट स्टोन्स बहुत कम थे। मैं इन चीजों को बेच दूंगा और फिर सेक्ट वापस चला जाऊंगा। अपना फैसला करने के बाद उसने जितनी जल्दी हो सके एंटलविल जाने की तैयारी की। उस गति से चलते हुए वहां पहुंचने में केवल आधे इंसेंस स्टिक के जलने के बराबर समय लगेगा। हालांकि लगभग आधे रास्ते में वह हवा में रुक गया और नीचे देखा। नीचे एक कारवां था जो एंटलविल की दिशा में जा रहा था। 30 से अधिक गाड़ियां थीं, सभी पूरी तरह से काले रंग की थीं और उनके चारों ओर अनगिनत गार्ड थे, सभी काले रोब्स में।
वे बहुत उदास और सुनसान लग रहे थे और साथ ही जगह से बाहर भी। इस कारवां के आकार को देखते हुए क्षेत्र में कोई भी समूह नहीं था जो इसके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा। यह विशेष रूप से सच था यह विचार करते हुए कि कारवां में उच्च स्तरीय ची कंडेंसेशन ऑरर्स थे जो साधारण ची कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स पर दमनकारी रूप से भारी पड़ते थे। जू किंग ने गाड़ियों में से एक पर एक बूढ़े यंग मैन पर भी ध्यान दिया जिसके पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेशन बेस था। हालांकि उसने अभी तक अपनी पहली लाइफ फ्लेम नहीं जलाई थी और इस प्रकार प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके कल्टिवेशन बेस के उतार चढ़ाव को देखते हुए उसने शायद लगभग 15 या 16 थर्मल एपर्चर्स खोले थे। कारवां को देखने वाले अधिकांश लोग वह नहीं देख पाते थे जो जू किंग ने देखा था। गाड़ियों में पिंजरे थे जिनके भीतर कई स्कैवेंजर्स बंद थे। उनमें से अधिकांश बेहोश यंग मैन और यंग लेडीज थे, हालांकि कुछ बूढ़े थे जो जाग रहे थे। हालांकि जो जाग रहे थे वे सभी निराश और निराशाजनक लग रहे थे, जैसे वे पिंजरों की सलाखों के खिलाफ झुके हुए थे। नाइट डव सच में कष्टप्रद है, कैप्टन ने कहा कारवां को घृणा से नीचे देखते हुए। ये बस मरा हुआ नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उनमें से कितने को मार डालो, हमेशा और अधिक होते हैं। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवित ट्रेजर्स की हमेशा मांग होती है, जू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल, यहाँ साउथ फीनिक्स में मांग मुख्य रूप से चर्च ऑफ डिपार्चर और वायलेट लैंड से है। समुद्र के पार खैर प्रोवियर एंशंट में और भी अधिक मांग है। आखिर जीवित ट्रेजर्स का उपयोग केवल मैजिकल ट्रेजर से मुर्टजन को अवशोषित करने के लिए नहीं किया जाता है। कुछ मैजिकल ट्रेजर के टुकड़े और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय मैजिकल ट्रेजर को साफ करने के लिए शुद्ध लाइफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी के कारण यहाँ तक कि 7 सेक्ट कोलिशन के कुछ तथाकथित चोजन भी गुप्त रूप से जीवित ट्रेजर्स के व्यापार में डब्बा मारते हैं और जीवित ट्रेजर्स समूहों में उपयोग किए जाने पर और भी अधिक प्रभावी होते हैं। परिणामस्वरूप वस्तुतः सभी प्रजातियां उनका उपयोग करती हैं। इससे भी अधिक साउथ फीनिक्स के मूल निवासी मनुष्यों में आमतौर पर सोवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायान के खून की थोड़ी मात्रा होती है। परिणामस्वरूप वे असामान्य रूप से अच्छे जीवित ट्रेजर्स बनाते हैं। यही कारण है कि नाइट डव यहाँ इतना सक्रिय है। बिना एक शब्द कहे जू किंग ने कारवां की तरफ देखा, जैसे उसका ब्लैक आयरन स्क्यूअर अचानक उसकी तरफ नीचे चला गया। बिजली की गड़गड़ाहट ने हवा को भर दिया, जैसे नीचे नाइट डव ऑपरेटिव्स ने हैरानी से ऊपर देखा। स्क्यूअर एक काले बिजली के बोल्ट की तरह था जो तेजी से एक के बाद एक नाइट डव ऑपरेटिव की गर्दन के माध्यम से छेद कर रहा था। ची कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स इसे चलते हुए देख भी नहीं सकते थे, इसके रास्ते से बचना तो दूर की बात थी। एक पल में वे मारे गए। दूर से यह एक काले रंग की लकीर की तरह लग रहा था जो इधर उधर घूम रही थी, खून के छींटे छोड़ रही थी। यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर भी अपना बचाव नहीं कर सका और उसे छेद दिया गया। हालांकि पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने उस यंग मैन को नहीं मारा, इसके बजाय उसे हवा में जू किंग के पास खींच लिया। बूढ़ा यंग मैन कांप उठा, उसकी आंखें आतंक से चमक रही थीं। वह स्पष्ट रूप से अपने दिमाग से डर गया था। हालांकि जू किंग और कैप्टन प्रच्छन्न थे, वे वर्तमान में भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे जिससे बूढ़े यंग मैन की दृष्टि तैरने लगी। वह महसूस कर सकता था कि इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति उसे उंगली के फटकार के साथ अस्तित्व से मिटा सकता था। सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स एक जैसे नहीं थे। वरिष्ठ हो, तुम इस कारवां के साथ कहाँ जा रहे थे? जू किंग ने ठंडे स्वर में पूछा। जब जू किंग ने बूढ़े यंग मैन को हिचकिचाते देखा, अधीरता की एक अभिव्यक्ति ने उसके चेहरे को ढक लिया और वह यातना का सहारा लेने वाला था जब कैप्टन मुस्कुराया। मुझे अनुमति दो, उसने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और ठंडी एनर्जी की अनगिनत धाराएं बह निकली, एक सुई बनाते हुए। फिर सुई ने हैरान बूढ़े यंग मैन के शरीर में चुभो दी। जैसे यह उसके अंदर घूम रही थी, दर्द इतना तीव्र था कि बूढ़ा यंग मैन लगभग बेहोश हो गया। कुछ ही पलों बाद वह सब कुछ समझा रहा था जो वह जानता था। वे एकमात्र नाइट डव ऑपरेटिव्स नहीं थे जो आगे बढ़ रहे थे।
साउथ फीनिक्स भर में सदस्यों को अपनी वर्तमान सारी स्टॉक को गुप्त रूप से 7 ब्लड आइज ले जाने के आदेश मिले थे। जाहिर है ये ज्यादा समय नहीं होगा, इससे पहले कि दूर दराज के ग्राहक वहां दिखाई देते, बहुत गहरी जेबों के साथ। दूसरे शब्दों में साउथ फीनिक्स भर में इस तरह के कारवां थे। सभी 7 ब्लड आइज क्षेत्र में घुसने के तरीके खोज रहे थे। जब जू किंग ने ये सब सुना, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। वह नाइट डव से बिल्कुल नफरत करता था। इस बीच कैप्टन की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे बूढ़ा यंग मैन जमे हुए टुकड़ों के द्रव्यमान में विस्फोटित हो गया। ऐसा लगता है वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के लिए काम करना बहुत कठिन है, कैप्टन ने कहा। मैं विशेष रूप से उत्सुक हूं कि ये ग्राहक कौन है और दूर दराज का क्या मतलब है। वे बाहरी हैं। जू किंग ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दुष्ट नजर और गहरी हो गई। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे सभी पिंजरे खुल गए। उनके अंदर के कैदी अब स्वतंत्र थे। जू किंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अजनबी थे, सहयोग से मिले, बहती हुई डकवीट के पैच की तरह, और उन्हें अपने जीवन की देखभाल करनी होगी। उसने नाइट डव के प्रति अपनी घृणा के कारण कारवां पर हमला किया था और कुछ नहीं। इतना कहकर जू किंग और कैप्टन एंटलविल की तरफ बढ़ते रहे, जहां उन्होंने टेलीपोर्टेशन पोर्टल को रिमेशेड के लिए लिया। रिमेशेड चर्च ऑफ द पाचक क्षेत्र की सीमा पर जंगल में स्थित छोटा था लेकिन व्यस्त था। शहर में व्यवस्था की कोई भावना नहीं थी और यह जगह अपराधियों और बदमाशों से भरी हुई थी। वहां काफी कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स मौजूद थे और यहां तक कि कुछ गोल्ड को एक्सपर्ट्स भी। उनमें से अधिकांश उन वस्तुओं में व्यापार करने के लिए यहाँ थे जिन्हें वे आमतौर पर खरीदते हुए नहीं देखना चाहते थे। आमतौर पर केवल बहुत आश्वस्त लोग ही यहाँ व्यापार करने आते थे। हालांकि शहर में सामान्य अराजकता के बावजूद यह ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मनमाना वधाम था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ लाभ का राज था और सौदे किए जाते थे। रिमेशेड में मिलने वाली समृद्धि के कारण ये साउथ फीनिक्स भर में काफी प्रसिद्ध था और लगभग हर समूह के कल्टिवेटर्स वहां पाए जा सकते थे। मुख्य नियम जो इसे नियंत्रित करता था, कमजोर मजबूत के शिकार होते हैं। इसलिए जब जू किंग और कैप्टन टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर निकले, उन्हें संदिग्ध निगाहों ने घेर लिया, जो आने और जाने वाले सभी पर नजर रखती थी। कुछ रिमेशेड के मूल निवासी बच्चे थे जो हमेशा नए लोगों की तलाश में रहते थे जिन्हें एक गाइड की सेवा की आवश्यकता थी। साउथ फीनिक्स में भी ब्लैक मार्केट्स वे स्थान थे जहां ड्रैगन और सांप मिलते थे। दूसरे शब्दों में वे अच्छे लोगों और बदमाशों का मिश्रण थे। यह विचार करते हुए कि 7 ब्लड आइज साउथ फीनिक्स में एक शीर्ष शक्ति था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसमें दुष्ट लोग पाए जा सकते थे। ये देखते हुए और यह भी कि जू किंग सामान्य रूप से कितना सतर्क था, कोई रास्ता नहीं था कि वह बिना प्रच्छन्न हुए ब्लैक मार्केट में जाएगा। वह अब एक दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के यंग मैन की तरह दिखता था और उसने यहाँ तक सुनिश्चित किया कि अपनी ऑरा को छुपाए। कैप्टन एक चिकने ऑपरेटर होने के नाते अब एक कुबड़े पीठ वाले बूढ़े यंग मैन की तरह दिखता था। वह बीमार लग रहा था, लेकिन साथ ही स्पष्ट रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता था। असल में उसका छुपावा वास्तव में जू किंग से बेहतर था। उस पर एक नजर डालते हुए जू किंग को एहसास हुआ कि उसे छुपावों के बारे में अभी भी 1 या 2 चीजें सीखनी थी। रिमेशेड के चारों ओर देखते हुए कैप्टन ने अपना गला साफ किया और फिर एक बहुत ही कर्कश आवाज में कहा, कितनी अच्छी जगह है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। एक बार जब हम दोनों कर ले, चलो यहाँ वापस मिलते हैं। बच्चों के समूह की तरफ टहलते हुए उसने एक यंग मैन को अपना गाइड काम पर रखने के लिए चुना। लड़के की आंखें चमक उठी जैसे वह कैप्टन के साथ शामिल होने के लिए दौड़ा। जू किंग ने गाइड नहीं लेने का विकल्प चुना। उसके पास पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर था जो ब्लैक मार्केट से बहुत परिचित था। जैसे जू किंग चला गया, कई दुर्भावनापूर्ण निगाहों ने उसका पीछा किया। उनमें से कुछ उससे हट गई, लेकिन दूसरी उस पर पूरी तरह से केंद्रित लग रही थी। शानदार योजना मेरे मालिक, पेट्रियार्क ने चापलूसी से कहा। जैसा कि तुम जानते हो, ब्लैक मार्केट्स लालची लोगों से भरे होते हैं और जल्दी से उनका ध्यान आकर्षित करना अच्छा है।
उस तरह जब तुम्हारा माल बेचने का समय आता है तो तुम और भी अधिक लाभ कमा सकते हो। मैं सुझाव देता हूं कि तुम बिक्री के लिए चीजें पेश करने में अपना समय लो। उस तरह तुम गोल्ड कॉ कल्टिवेटर्स का ध्यान आकर्षित करने से बच सकते हो और घटिया फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लोगों से चिपके रह सकते हो। मेरे मालिक, इन सियारों के बटुए बहुत मोटे होते हैं। पेट्रियार्क वास्तव में हाल ही में बेकार महसूस कर रहा था। इसका एक कारण ये था कि कैप्टन पूरे समय आसपास था, जिससे उसे बाहर आने के कुछ अवसर मिलते थे। दूसरा कारण ये था कि चिड़चिड़ी ब्लैक शैडो वास्तव में अपना वजन इधर उधर फेंक रही थी। इस सब ने पेट्रियार्क को बहुत सतर्क महसूस कराया और इस प्रकार उसने फैसला किया कि ब्लैक मार्केट की यह यात्रा फिंडिश ज़ू को यह एहसास दिलाने का सही अवसर था कि वह कितना महत्वपूर्ण था। किसी भी परिस्थिति में वह फिंडिश ज़ू को यह सोचने की अनुमति नहीं दे सकता था कि वह बेकार था। ठीक है, ज़ू किंग ने कहा, दुकानों और भीड़ के चारों ओर देखते हुए। अधिकांश लोग अपनी पहचान छुपा रहे थे। बहुमत ने बड़े बड़े कपड़े पहने थे और कुछ ने अपने चेहरों पर मास्क भी पहन रखे थे। सच्चाई ये थी कि ज़ू किंग पेट्रियार्क की तुलना में अपने आसपास पर अधिक केंद्रित था और उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। हालांकि उसके साधारण उत्तर ने पेट्रियार्क को अतुलनीय रूप से हिला दिया। फिंडिश ज़ू ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, इसका मतलब है वो प्रसन्न नहीं है। मुझे मत बताओ मैंने अभी गलत बात कही, या फिंडिश ज़ू बस कुछ चीजें बेचना नहीं चाहता। शायद वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं है। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ करने के बारे में सोचना होगा, नहीं तो मैं तोप के चारे में बदल जाऊंगा। जैसे संकट की एक तीव्र अनुभूति ने पेट्रियार्क को कांपा दिया, उसने कहा, मेरे मालिक, मैं सोच रहा था अगर हम मैजिकल ट्रेजर को सीधे बेच देते हैं तो हमें उतना पैसा नहीं मिल सकता। मेरे पास एक बेहतर विचार है। ज़ू किंग एक व्यस्त उपकरण की दुकान में प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन पेट्रियार्क के शब्दों को सुनकर वह उत्सुकता से रुक गया। ईमानदार लोग अधर्मी काम नहीं करते, इसलिए हमें दोषपूर्ण माल पारित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय चलो बेचते समय समझाएं कि वे क्या हैं। मैंने ये सब सोच लिया है। तुम देखो, ये हमारी विशेषता हो सकती है। इस जगह में हर तरह के लोग हैं, सभी अपनी अपनी साजिशों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं अपने लिए चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए विश्वासघाती जाल बिछाने के लिए। हमारे मैजिकल ट्रेजर बिल्कुल वही हैं जिनकी ऐसे लोगों को जरूरत है। इसलिए हमें अपना माल किसी दुकान को नहीं बेचना चाहिए। नहीं, हमें अपना खुद का वेंडर स्टॉल लगाना चाहिए। ये सुनकर ज़ू किंग ने इसके बारे में थोड़ा सोचा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कोई बुरा विचार नहीं था। जैसी कि कहावत है, कोई चीज जितनी दुर्लभ होती है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। हमेशा ऐसे लोग होते थे जिनकी अनोखी जरूरतें होती थीं और वे अनोखे माल की तलाश में रहते थे। इस प्रकार ज़ू किंग ने पेट्रियार्क की सलाह स्वीकार कर ली और रमेशियट के खुले बाजार क्षेत्र की तरफ चल दिया, जो उस क्षेत्र की तुलना में और भी अधिक कल्टिवेटर्स से भरा था जहां वह अभी था। सौभाग्य से पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर इस प्रक्रिया से बहुत परिचित था। उसकी मदद से ज़ू किंग ने बाजार में एक जगह किराए पर ली जहां उसने एक बड़ा लकड़ी का साइनबोर्ड खड़ा किया। ज़ू किंग को साइनबोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं थी। पेट्रियार्क ने आयन स्क्यूअर के साथ ऐसा किया। सुलेख में 4 अक्षरों के रे, नाचते हुए ड्रैगन और घूमते हुए फीनिक्स की तरह भड़कीले। वेपन्स फॉर ट्रेचरस पीपल। जब ज़ू किंग ने तैयार सुलेख देखा, उसने अपनी भौहें उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा। क्रॉस लेग बैठकर उसने इंतजार किया। बाजार में लोग आते और जाते रहे और खरीदारी का कोलाहल चारों दिशाओं में गूंज रहा था। कुछ ही देर बाद लोगों ने उसके साइनबोर्ड पर ध्यान दिया, लेकिन कोई पास नहीं आया। ज़ू किंग पहले से ही अधीर होने लगा था। शांत रहो मेरे मालिक, हम ये कर सकते हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से निश्चित। याद रखना, मैं हर समय ब्लैक मार्केट्स में जाता था, विशेष रूप से इस तरह की चीजों की तलाश में। इस तरह की वस्तुएं बहुत आम नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि यहाँ उन्हें खरीदने को तैयार लोग हैं। पेट्रियार्क वर्तमान स्थिति में इतना लिपटा हुआ था कि उसने एक तरफ ब्लैक शैडो पर ध्यान नहीं दिया, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह अपने आग दुश्मन को देख रहा था।
उसी समय ये पेट्रियार्क का अध्ययन कर रहा था और बहुत कुछ सीख रहा था। जू किंग ने जवाब में कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। समय बीतता गया और पेट्रियार्क और अधिक उत्सुक होने लगा। एक इंसेंस स्टिक जलने के बराबर समय बीत जाने के बाद पेट्रियार्क की आंखें चमक उठी। जू किंग ने वही देखा जो पेट्रियार्क ने देखा था और अपनी आंखें खोल दी। उसके ऊपर एक लंबा कल्टिवेटर खड़ा था, एक काले रंग के लिबादे में लिपटा हुआ, जिसके हुड ने उसके भीतर की चेहरे की विशेषताओं का एक संकेत भी देखना असंभव बना दिया था। कल्टिवेटर ने साइनबोर्ड पर एक नजर डाली, फिर एक कर्कश आवाज में बोला, कितना विश्वासघाती। जू किंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस कल्टिवेटर को एक जेड स्लिप उछाला और एक पंखे के आकार का मैजिकल ट्रेजर निकाला, जिसे उसने अपने सामने जमीन पर रख दिया। काले लबादे वाले कल्टिवेटर ने जेड स्लिप ली और सामग्री की जांच की। पेट्रियार्क ने जेड स्लिप की सामग्री बनाई थी। इसने समझाया कि पंखा कैसे काम करता था, विशेष रूप से कि यह अनिवार्य रूप से एक खाली खोल था जो सामान्य दिखता था और सामान्य रूप से भी काम करता था, लेकिन उपयोग के एक महत्वपूर्ण क्षण में विस्फोटित हो जाएगा। विवरण बहुत स्पष्ट और जीवंत था। जेड स्लिप ने इसे इस तरह दिखाया जैसे डिवाइस विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी और एक विश्वासघाती व्यक्ति के लिए सही वस्तु थी। कीमत अच्छी है, बहुत महंगी नहीं। कितनी दिलचस्प छोटी डिवाइस है। काले लबादे वाले कल्टिवेटर ने थोड़े समय के लिए विचार किया, फिर एक स्पिरिट नोट निकाला और जू किंग को सौंप दिया। जू किंग ने इसे स्वीकार कर लिया, फिर अपनी आस्तीन फड़फड़ाए पंखे को काले लिबादे वाले कल्टिवेटर के पास भेजते हुए। जब कल्टिवेटर ने इसे लेने के लिए आगे बढ़ा, उसके हाथ पर एक नजर ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह एक यंग लेडी थी। पंखे की जांच करने के बाद वो प्रसन्न दिखी और भीड़ में गायब हो गई। जू किंग लेन देन से प्रसन्न था और एक तरफ पेट्रियार्क ने राहत की सांस ली। चिंता मत करो मेरे मालिक, जब इस तरह के लोगों की बात आती है तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ। हमारे विशेष मैजिकल ट्रेजर कुछ लोगों को बेकार लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वे विश्वासघात के लिए एकदम सही हैं। वे आम नहीं हैं और इस प्रकार उनके खिलाफ रक्षा करना आसान नहीं है। अगर तुम किसी एनिमी के हाथों में इनमें से किसी एक चीज को पहुंचाने का कोई तरीका खोज सकते हो तो तुम उन्हें इससे पहले मार सकते हो कि उन्हें पता चले क्या हो रहा है। बुरा नहीं है, जू किंग ने उत्साहजनक स्वर में कहा। उसके शब्दों ने पेट्रियार्क को रोमांचित कर दिया। फील्डिश जू ने इस बार 2 शब्दों में अपग्रेड किया। वो सच में सोचता है मैं सहायक हूँ। पेट्रियार्क का पिछला आकलन पूरी तरह से सही था। इस ब्लैक मार्केट में आने वाला हर कोई अपने उपयोग के लिए चीजें खरीदने नहीं आता था। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी परिस्थितियां थी और कई के लिए ऐसी चीजें जिनका उपयोग विश्वासघाती रूप से किया जा सकता था बहुत आम नहीं थी। ज्यादा समय नहीं लगा इससे पहले कि जू किंग को दूसरा ग्राहक मिला, एक नॉन ह्यूमन। उसके द्वारा प्रदान की गई जेड स्लिप की जांच करने के बाद उसने बिना हिचकिचाहट के 3 वस्तुएं खरीद लीं। और इस प्रकार डे बीत गया। जब तक शाम हुई जू किंग ने अपने द्वारा तैयार की गई सभी 8 वस्तुओं को बेच दिया था। वेंडर स्टॉल के लिए हिसाब बराबर करने के बाद वह कैप्टन को खोजने और सेक्ट में वापस जाने के इरादे से बाजार के माध्यम से चलने लगा। जैसे शहर अंधेरा होता गया, बाजार में और अधिक कल्टिवेटर्स आ गए। और जैसे जू किंग चल रहा था उसने विभिन्न स्टॉलों पर बिक्री के लिए कुछ वस्तुओं को स्कैन किया। अचानक उसने कुछ देखा और चलना बंद कर दिया। वहां पर कोई वस्तु प्रदर्शित नहीं थी, बस एक लकड़ी का साइनबोर्ड था जिस पर 2 अक्षर थे, सोल पिल्स। उसने सोचा। वेंडर ने एक काला लबादा पहना था जिससे ये बताना असंभव हो गया था कि वह पुरुष था या महिला। इसके अलावा एक मास्क ने उनके चेहरे को ढक रखा था। जू किंग को पास आते देख कल्टिवेटर ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, प्रति गोली 100,000 स्पिरिट स्टोन्स। जू किंग ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि सोल पिल्स महंगी थीं। उनका उपयोग उपकरण गढ़ने में, धर्म एपर्चर्स खोलने के लिए विशेष कल्टिवेशन विधियों में, साथ ही दूसरे दुष्ट तरीकों में किया जा सकता था। हालांकि जब तक ये गोलियां अत्यंत उच्च गुणवत्ता की नहीं थी, उन्हें इतना महंगा नहीं होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे वेंडर ने अनुमान लगा लिया था कि जू किंग क्या सोच रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा,
वे उच्च गुणवत्ता की हैं। सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सोल्स का उपयोग करके बनाई गई हैं। जू किंग ने इस पर विचार किया। अगर गोलियां फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सोल्स से बनाई गई थी और उनमें से पर्याप्त थी तो वे थर्मल एपर्चर्स खोलने में सहायक हो सकती थी। और अभी उसे अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जलाने से पहले केवल 7 एपर्चर्स खोलने की जरूरत थी। जू किंग को मानना पड़ा कि वह ऐसा करने की जल्दी में था, इसलिए उसने स्पिरिट नोट्स का एक रोल बाहर निकाला। वेंडर ने नोट्स को स्कैन किया, फिर उसे एक जेड बॉक्स सौंप दिया। जू किंग ने उनकी जांच की और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वे वास्तव में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सोल्स थीं, और इससे भी अधिक, वे सी ज़ॉम्बी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सोल्स थीं। वहां कुछ यादृच्छिक ची कंडेंसेशन सोल्स भी थीं, लेकिन वे भी सी ज़ॉम्बीज से थीं। जू किंग ने वेंडर को और करीब से देखा। वह जो भी था उसने उस पर कैप्टन की ऑरा का कोई पता नहीं लगाया। लेकिन यह विचार करते हुए कि इस व्यक्ति के पास इतनी सारी सी ज़ॉम्बी सोल पिल्स थी, यह अत्यधिक संभावित लग रहा था कि वे 7 ब्लड आइज से थे। केवल 7 ब्लड आइज का कोई व्यक्ति ही इतनी सारी सी ज़ॉम्बी सोल्स रख सकता था। तुम्हारे पास और कितनी हैं? जू किंग ने पूछा। वह आकस्मिक बना रहा, लेकिन ब्लैक आयन स्क्यूअर को अपने रोब की तह में तैयार रखा। बहुत सारी, वेंडर ने उत्तर दिया, बर्फीले अहंकार के साथ उसकी तरफ ऊपर देखते हुए। जू किंग ने इसके बारे में थोड़ी और देर सोचा। मुझे 40 और चाहिए। वेंडर इतना हैरान था कि बर्फीला अहंकार गायब हो गया और उन्होंने हिचकते हुए सांस ली। मेरे पास इतने नहीं हैं, लेकिन अगर तुम एक पल इंतजार करो, मेरे पास में कुछ दोस्त हैं। अगर हम अपने संग्रह को एक साथ रखें तो हम तुम्हें इतने दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह विचार करते हुए कि मैं इतने सारे खरीद रहा हूँ, तुम बेहतर होगा कि कुछ मुफ्त में फेंक दो, जू किंग ने कहा। बहुत गंभीर लग रहा था। वेंडर स्पष्ट रूप से एक सीधा सादा व्यक्ति था। जू किंग के शब्दों के जवाब में सिर हिलाते हुए वेंडर ने एक जेड स्लिप निकाला और वॉइस मैसेज भेजने के लिए इसका उपयोग किया। कुछ ही देर बाद 6 समान रूप से कपड़े पहने हुए व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से आए। सभी ने जू किंग का माप लेने में समय लिया। उनमें से एक लंबा कल्टिवेटर था जिसमें शक्तिशाली एनर्जी के उतार चढ़ाव थे, जिसकी नजर जू किंग पर सबसे अधिक समय तक टिकी रही। जू किंग ने उनकी तरफ वापस देखा। थोड़े समय के बाद लंबे कल्टिवेटर ने चुपचाप हंसते हुए कहा, 7th पीक, 1st पीक, जू किंग ने शांति से उत्तर दिया। लंबे कल्टिवेटर ने फिर से हंसा और अधिक सवाल नहीं पूछते हुए उसने एक बैग ऑफ होल्डिंग निकाली और जू किंग को सौंप दी। 40 गोलियां। उनकी जांच करने के बाद जू किंग ने अपने मैजिकल ट्रेजर बेचने से कमाए हुए स्पिरिट स्टोन सौंप दिए, फिर मुड़ा और चला गया। काले लबादे वाली आकृतियों ने उसे जाते देखा, फिर एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया। वेंडर ने धीरे से कहा, दूसरे एल्डर ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है वह 7th पीक वाला व्यक्ति कौन था? सेक्ट ने युद्ध के लिए कोई इनाम नहीं दिया है, तो वह इतना अमीर कैसे हो सकता है? ये कहना मुश्किल है। 7th पीक के डिसाइपल्स छलावे में एक्सपर्ट्स होते हैं। वापस जाने के बाद हम चारों ओर पूछ सकते हैं। इतने पैसे वाले किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से डाउ प्रोटेक्टर्स की जरूरत होती है ना? शायद हम उसे दीर्घकालिक काम के लिए हमें काम पर रख सकते हैं। आजकल कम मोटे बिल्ली हैं जो उन्हें अधिक लक्ष्य बनाते हैं। वह शायद हमें काम पर रखकर खुश होगा। अभी के लिए उसे भूल जाओ। हमें अपने बाकी लूट को बेचने की जरूरत है। युद्ध लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए वापस जाने के बाद हमें शायद फिर से बैटलफील्ड पर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक बाजार क्षेत्र छोड़ते हुए जू किंग रात के माध्यम से चला और दूसरे डिसाइपल्स के साथ मुठभेड़ के बारे में सोचा। उनमें से एक 1st पीक के हाइनेसेस में से एक था, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कौन सा। हालांकि उन्होंने अपनी ऑरस को छुपाने के लिए सावधानियां बरती थी, जू किंग अभी भी उन पर एक तलवार एनर्जी को महसूस करने में सक्षम था जो उसे वू जियनवू की याद दिलाती थी। किसी अन्य व्यक्ति के लिए उस ऑरा की पहचान करना मुश्किल होता, लेकिन जू किंग ने दिनों तक वू जियनवू का पीछा किया था और उसके द्वारा उपयोग की गई सभी तकनीकों के कारण उसकी ऑरा से बहुत परिचित था। वही भावना अभी बहुत जोर से आई थी, इसलिए जू किंग अपने आकलन के बारे में निश्चित था। युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन वे यहाँ बाहर हैं।
जू किंग ने उस बारे में सोचा जो कैप्टन ने उसे बताया था और उन अफवाहों के बारे में भी जो उसने पहले सुनी थी कि 7 सेक्ट कोalition युद्ध में हस्तक्षेप कर रहा था। उसके पास पहले से ही कुछ अटकलें थी कि क्या हो रहा था। ऐसा लगता है युद्ध सच में समाप्त होने वाला है। वह इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आखिर उसके पास बहुत सारी युद्ध उपलब्धियां थीं जो युद्ध के आधिकारिक समापन के बाद उसे इनाम दिलाएंगी। सच कहूं तो वह अभी गरीब महसूस कर रहा था। उसने अभी स्पिरिट स्टोन्स की एक अच्छी रकम कमाई थी केवल उन सबको सोल पिल्स पर खर्च करने के लिए। हालांकि हार्बर 176 में उसके निवेश से उसे कुछ लाभ होगा, विकास अभी भी पूरा नहीं हुआ था और उसे इसके लिए इंतजार करना होगा। पैसा जल्द ही मेरी तरफ आ रहा होगा। एक गहरी सांस लेते हुए वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल परिसर की तरफ जल्दी से चला। रास्ते में पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर के पास कहने के लिए कुछ था। मैंने अभी लेन देन की एक रिकॉर्डिंग बनाई, उसने उत्साह से कहा। मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हारे विनम्र सेवक ने सोचा मेरे मालिक को सबूत की आवश्यकता हो सकती है। जिस क्षण तुमने मुझे टैप किया मुझे इसका एहसास हो गया। जू किंग प्रसन्न था। रिकॉर्डिंग के लिए उसकी कोई विशिष्ट योजना नहीं थी, लेकिन यह विचार करते हुए कि वह कुछ फर्स्ट पीक डिसाइपल्स के साथ काम कर रहा था जो छिपकर काम कर रहे थे, उनकी एक रिकॉर्डिंग होना बाद में उपयोगी हो सकता था। उस मामले को रास्ते से हटाकर जू किंग अपने रास्ते पर चलता रहा। रात का समय था, इसलिए कुछ विशिष्ट स्थानों के अलावा सड़कों पर डे के समय की तुलना में बहुत कम लोग थे। इस बीच परछाइयों से निगाहें जू किंग पर टिक गईं। जैसे वह चला उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और जैसे वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल परिसर में अपना रास्ता बना रहा था किसी ने उसके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की। जू किंग वास्तव में उससे थोड़ा निराश था। यहाँ के लोग मूर्ख नहीं हैं। जब तक वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते वे कुछ नहीं करेंगे। टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर पहुंचने पर जू किंग ने अपना सिर हिलाया जब उसने कैप्टन को नहीं देखा। एक जेड स्लिप निकालते हुए उसने वॉइस मैसेज भेजा, पूछा कि वह कहाँ था। मेरे लिए इंतजार मत करो छोटिया किंग, तुम कभी अनुमान नहीं लगाओगे मैं किससे मिला। हाँ, फर्स्ट पीक के कुछ हाइनेसेस, वे चुपके से युद्ध से कुछ सामान बेच रहे हैं। मैं उनकी कुछ छवियां रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और सेक्ट ग्रैंड अंकल को भेजने जा रहा हूँ और देखूंगा कि मैं उससे क्या ब्लैकमेल कर सकता हूँ। जू किंग ने अपना सिर हिलाया। वह जितना बता सकता था। कैप्टन और पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर दोनों समान रूप से कपटी थे। जू किंग खुद कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। वह खुद को उस तरह कभी गंदा नहीं करेगा और इस प्रकार हमेशा एक साफ विवेक रखता था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश करते हुए वह चमकदार रोशनी में गायब हो गया। 7 ब्लड आइज में रात थी और हमेशा की तरह मून आकाश में चमक रहा था और एक ठंडी हवा चल रही थी। राजधानी शहर रात के समय शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में बहुत सारे लोग चारों ओर थे। कुछ गलियों में स्थानीय गिरोह वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे और दूसरे स्थानों पर डिसाइपल्स आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। युद्ध के कारण इनमें से कोई भी नहीं रुका था, लेकिन यह जू किंग के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। वह ऐसे संघर्षों से ऊपर उठ गया था, अपने वर्तमान उच्च पद पर पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाया था। जू किंग तेजी से चला, गश्त पर वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कंस्टेबल्स पर ध्यान देता हुआ। वह प्लैंक स्प्रिंग वे से भी गुजरा। वहां वह एक पल के लिए रुक गया। इन काफी समय से बंद था। इसे देखते हुए जू किंग ने अचानक खुद को उस एनाकोंडा के बारे में सोचता हुआ पाया। कुछ समय बाद उसने अपना दिमाग साफ किया और आगे बढ़ गया। हार्बर 176 में अपनी बर्थ पर वापस उसने अपना धर्मास्किफ निकाला, उस पर चढ़ गया और क्रॉस लेग बैठ गया। अंत में उसने अपनी अभी खरीदी गई सोल पिल्स निकाली। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए एक और निरीक्षण किया कि गोलियों में कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर उसने एक को चुना और उसे बैलिफायर से पिघला दिया। कुछ ही क्षणों में गोली से सोल ऑरा उसके शरीर के माध्यम से उसके 94वें धर्म एपर्चर की तरफ बह रही थी। अगर एक पर्याप्त नहीं था तो वह 4 का उपयोग करेगा। अगर 2 पर्याप्त नहीं थे तो वह 10 का उपयोग करेगा।
कुछ ही देर बाद गड़गड़ाहट की आवाजें उसके अंदर भर गईं और धर्मफोर्स के उतार चढ़ाव फैल गए। उसका 94वां धर्म एपर्चर खुल गया। वह वहां नहीं रुका। अगले 2 घंटों के दौरान उसने 43 सोल पिल्स को अवशोषित कर लिया, जिससे वह अपने 100वें धर्म एपर्चर तक खोल सका। वह अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम से केवल 7 धर्म एपर्चर्स दूर था। दुख की बात है, ये फर्स्ट पीक सोल पिल्स उस गोली के करीब भी नहीं थी जो मास्टर सिक्स्थ ने मुझे दी थी। ये समझ में आता है, यह विचार करते हुए कि सोल्स बहुत निचले स्तर पर थी। हालांकि ज़ू किंग थोड़ा निराश था, वह निराशा प्रत्याशा से अधिक थी। इस डर से ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि मैं अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जलाऊं। और जब मैं ऐसा करूंगा, उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे उसने उस अद्भुत युद्ध क्षमता के बारे में सोचा जो वह उस तीसरी फ्लेम के साथ प्राप्त करेगा। अपने लाइफ लैम्प के जोड़ के साथ ये 4 लाइफ फ्लेम्स के बराबर ऑरा होगी। गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स के साथ ये 5 फ्लेम्स के बराबर हो जाएगी। मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में किसी और को कुचलने में सक्षम हो जाऊंगा जब तक उनके पास लाइफ लैम्प नहीं है। ज़ू किंग की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसने अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में 2 विश बॉक्सेस को देखा। उनकी जांच करने के बाद उसने उनमें धर्मफोर्स भेजना जारी रखा। मैं जल्द ही उन्हें खोलने में सक्षम हो जाऊंगा, उसने बुदबुदाया। वह अब पहले से कहीं बेहतर मूड में था। हालांकि ये केवल तब तक चला जब तक उसने उस नाइट डव कारवां के बारे में सोचना शुरू नहीं किया जिसका उसने सामना किया था। फिर उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट झिलमिला उठी। हालांकि वह केवल 7th पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर था। इसके अलावा अपने ब्लैक बीटल्स के साथ काम करते हुए उसका कुछ अन्य वायलेंट क्राइम्स डिवीजन से टकराव हो चुका था। उसी के कारण उनसे उसके साथ सहयोग करवाना आसान नहीं होने वाला था। स्थिति के बारे में सोचने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी मेडालियन निकाली और मास्टर सिक्स्थ को एक संदेश भेजा। नाइट डव कारवा से उसने जो सीखा था उसे समझाने के बाद वह प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा। ज़ू किंग, मैं तुम्हें नाइट डव से निपटने के लिए पूर्ण अधिकार देता हूँ। तुम सभी पहाड़ी चोटियों से सभी वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स की सेनाओं की कमान ले सकते हो। नाइट डव से छुटकारा पाओ। अगर तुम किसी परेशानी में भागते हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करो। मास्टर सिक्स्थ वास्तव में ज़ू किंग को पसंद करने लगा था और उसके अनुरोधों को ऐसे मानता था जैसे वे अपने बच्चे से हों। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सिक्स्थ, ज़ू किंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसने मास्टर सिक्स्थ के संदेश में अनुमोदन को महसूस किया था और बहुत आभारी था। अगले कुछ दिनों के दौरान ज़ू किंग अन्य पहाड़ी चोटियों के वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स के साथ लगातार संपर्क में था। उसने उन्हें दस्तावेज भेजे और 7th पीक के पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में सभी जलियानों का निरीक्षण करने में उनके कंस्टेबल्स से मदद का अनुरोध किया। उन्होंने टेलीपोर्ट करने वाले सभी लोगों पर भी करीब से नजर रखी। नाइट डव और वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के बीच पहले से ही दुश्मनी का इतिहास था और इस प्रकार दूसरे डिविजन्स के पास सहयोग न करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा नाइट डव अमीर था जिसने एक अतिरिक्त प्रोत्साहन पैदा किया और इस प्रकार सभी विभिन्न वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स के कंस्टेबल्स को काम पर लगा दिया गया। गतिविधि की शुरुआती हलचल में काफी कुछ नाइट डव ऑपरेटिव्स पाए गए और गिरफ्तार किए गए। नाइट डव को तुरंत छुपे रहने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उसी समय वायलेंट क्राइम्स डिवीजन की जेलें फिर से कैदियों से भर गईं। इस बीच बड़ी खबर आई जो तेजी से फैल गई, न केवल सेक्ट के माध्यम से बल्कि पूरे फॉरबिडन सी में। 7 ब्लड आइज और सी ज़ॉम्बीज के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध समाप्त होने का कारण ये था कि 7 सेक्ट कोalition ने 7 ब्लड आइज को सी ज़ॉम्बी पैतृक भूमि पर पूरी तरह कब्जा करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। हालांकि उस विषय पर कुछ समय से अफवाहें फैल रही थी, फिर भी इसने 7 ब्लड आइज में सभी को क्रोधित कर दिया। युद्ध कैसे चल रहा था इसे देखते हुए सी ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से हराने में आधे साल से अधिक नहीं लगना चाहिए था। फिर भी ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में 7 सेक्ट कोalition ने चीजों को समाप्त कर दिया। हालांकि सर ब्लड स्मेल्टर स्पष्ट रूप से उनके भारी हाथ पर क्रोधित था, उसके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
आखिर सेवन ब्लड आइज को अभी भी आधिकारिक तौर पर सेवन सेक्ट कोalition की एक सहायक शाखा माना जाता था और उसे आदेशों का पालन करना होता था। सर ब्लिट्ज़मेल्टर के पास मना करने का कोई आधार नहीं था। हालांकि सेवन ब्लड आइज उस लाभ को नहीं छोड़ेगा जिसका वह हकदार था। यहाँ तक कि जैसे ज़ू किंग अफवाहों का स्टॉक ले रहा था, सर ब्लिट्ज़मेल्टर ने युद्ध समाप्त करने के लिए सी ज़ॉम्बीज़ को 4 शर्तें जारी की। पहला, सेवन ब्लड आइज अपने द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों का मालिक होगा। दूसरा, सी ज़ॉम्बीज़ को कुल 100 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स का युद्ध क्षतिपूर्ति भुगतान करना आवश्यक था। तीसरा, सी ज़ॉम्बीज़ को अपनी 8 ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचूज को आत्मसमर्पण करना था। एकमात्र जो सेवन ब्लड आइज नहीं चाहता था वह थी जिसकी नाक नहीं थी। चौथा, गोल्ड को स्तर या उससे ऊपर के सभी सी ज़ॉम्बीज़ को 100 वर्षों के लिए अपनी पैतृक भूमि छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा सी ज़ॉम्बी एशेलॉन के सभी सदस्यों को बंधक के रूप में सेवन ब्लड आइज भेजा जाना था। सी ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से उन शर्तों से सहमत नहीं होना चाहते थे और इस प्रकार चीजें आधे महीने के लिए गतिरोध पर रहीं। उस समय के दौरान तीखी बातचीत हुई और हर बार जब बातचीत होती विवरण सेक्ट में डिसाइपल्स को लीक हो जाते थे। सभी बातचीत समाप्त होने के बाद एक अंतिम समझौता हुआ। सी ज़ॉम्बीज़ अपने 2 फोर्टिफाइड सी आइलैंड्स और अपनी पैतृक भूमि में 3 जिलों को आत्मसमर्पण करेंगे। 100 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स के बजाय वे 80 बिलियन का भुगतान करेंगे और गोल्ड को स्तर या उससे ऊपर के कल्टिवेटर्स को एक 60 वर्ष के चक्र के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जहां तक ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचूज की बात थी, वे सामान्य रूप से सी ज़ॉम्बीज़ की नींव थे और बस बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए सी ज़ॉम्बीज़ उनमें से केवल 2 को ही देंगे। सेवन ब्लड आइज द्वारा उन शर्तों पर सहमति व्यक्त करने के बाद युद्ध, जो 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा था, अंततः समाप्त हो गया। जब पेट्रियार्क और अन्य उच्च स्तरीय कल्टिवेटर्स अंततः सेक्ट में लौटे, उत्सव की एक विशाल अवधि शुरू हुई और पूरा सेक्ट शोर और गतिविधि से गुलजार हो गया। आधिकारिक आदेश पारित किए गए कि खुशी की अवधि 3 महीने तक चलेगी। उस समय के दौरान विभिन्न सहयोगी और नॉन ह्यूमन दूत बधाई देने के लिए आ सकते थे। बेशक ये सेवन ब्लड आइज के बंदरगाह के लिए एक बड़ा आर्थिक बढ़ावा लाएगा और चीजों को और भी तेजी से सामान्य होने में मदद करेगा। कुछ ही समय में सेवन ब्लड आइज की राजधानी शहर फिर से एक हलचल भरी जगह बन गई। हालांकि ज़ू किंग ने किसी भी उत्सव में भाग नहीं लिया। जब वह अपनी कल्टिवेशन पर काम नहीं कर रहा था या अपने ब्लैक बीटल्स पर शोध नहीं कर रहा था, उसका अधिकांश ध्यान नाइट डव के खिलाफ वायलेंट क्राइम्स डिवीजन की गतिविधियों को निर्देशित करने पर था। ज़ू किंग नाइट डव से घृणा करता था और चूंकि वह जानता था कि उनमें से इतने सारे सेवन ब्लड आइज आ रहे थे, यह अपने बीटल्स को खिलाने और अपनी कल्टिवेशन के लिए सोल्स प्राप्त करने का सही अवसर लग रहा था। कई दिन बीत गए जहां नॉन ह्यूमन दूतों का पहला समूह बधाई देने के लिए आया। समूह के बीच एक बूढ़ी यंग लेडी थी, हरे रंग के रोब में। उसके आगमन ने सेवन ब्लड आइज में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी, इस हद तक कि सर ब्लिट्ज़मेल्टर खुद उसे प्राप्त करने के लिए बाहर गया। उसकी आवाज में मुस्कान स्पष्ट थी, जैसे उसके शब्द पूरे हेवन एंड अर्थ में गूंजे। सेवन ब्लड आइज में आपका स्वागत है, सम्मानित साथी ईस्टनेदर। ये बूढ़ी यंग लेडी ईस्टनेदर आइल की शासक थी, जिसे गुरु ईस्टनेदर भी कहा जाता था, और वह काली कपड़ों वाली यंग